इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट S1, S2, S3 है, जिसको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया गया। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि S1 इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। इस इवेंट को A से हम डिनोट करेंगे। S2 इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। इस इवेंट को हम B से डिनोट करेंगे। और S3 इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। इस इवेंट को C से डिनोट करेंगे। तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि S1 सोल्व नहीं कर सकता है। इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे? A डैश से। लिखने का जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों में से S1, S2, S3 इस तीनों में से कम एक अथवा अधिक इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हो। इस इवेंट को U से डिनोट कर रहा है। तो U, प्रोबेबिलिटी ऑफ U, S1 सोल्व कर सकता है यानी A, अथवा यानी यूनियन। S2 सोल्व कर सकता है यानी B, अथवा यानी यूनियन। S3 सोल्व कर सकता है यानी C। और फिर क्वेश्चन में दे रहा है कि इस U का प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू 1/2। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इवेंट भी है। कौन इवेंट है? S1 इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है यदि न तो S2 सोल्व कर सके और न ही S3 सोल्व कर सके। जब न S2 सोल्व कर सके न S3 सोल्व कर सके, S2 नहीं यानी B डैश, S3 नहीं यानी C डैश, दोनों में से कोई नहीं यानी दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तब S1 के सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी यानी A बाई दिस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ भी दिया हुआ है 1/10 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B डैश इंटरसेक्शन C डैश हो जाएगा 1/10। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इवेंट W है। S2 इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके तथा यानी तथा S3 कैनॉट सोल्व द प्रॉब्लम। S3 इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सके। S2 सोल्व कर सके यानी B, एंड इंटरसेक्शन S3 सोल्व नहीं कर सके यानी C डैश। और फिर दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W है 1/12 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C डैश इज इक्वल टू 1/12। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इवेंट T है कि S3 कैन सोल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ T निकालने के लिए कह रहा है। तो S3 सोल्व कर सकता है, इसको तो हम C से डिनोट कर रहे हैं यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ T प्रोबेबिलिटी ऑफ C के बराबर होगा। और चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ T निकालना है अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमको निकालना है। यह शेडेड रीजन A यूनियन B यूनियन C
को रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरे रेक्टेंगल में से यह शेडेड रीजन हटा देने के बाद बाकी जो बचता है उसको यदि हम शेडेड कर दे तो यह शेडेड रीजन कहलाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी डैश। हम मान लेते हैं कि इस शेडेड रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट है Q। यह शेडेड रीजन जो है, यह शेडेड रीजन A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम मान लेते हैं कि इस शेडेड रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट है X। यह शेडेड रीजन B इंटरसेक्शन C डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम मान लेते हैं कि इस शेडेड रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट है Y। यह शेडेड रीजन C को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम मान लेते हैं कि इस शेडेड रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट है Z। तो अब एक बात साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, यह शेडेड रीजन में मिला दे यह वाला शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन में मिला दे यह शेडेड रीजन और इसमें मिला दे यह वाला शेडेड रीजन, तो ठीक इस शेडेड रीजन के बराबर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर होगा? X प्लस Y प्लस Z के बराबर। लेकिन एक बात है, यह शेडेड रीजन में यदि यह शेडेड रीजन मिला दें तब तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया कवर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C प्लस नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C का डैश, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C X प्लस Y प्लस Z। और नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C डैश Q प्लस Q। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इतना मिला, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C इतना मिला। यह बात हम पहले ही देख चुके हैं कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C 1/2 दिया हुआ था। लेकिन फार्मूला से, इस फार्मूला से प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C बाय नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C X प्लस Y प्लस Z बाय नंबर ऑफ S X प्लस Y प्लस Z प्लस Q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको, और जोड़ घटाव करेंगे तो हमको यह रिजल्ट नजर आएगा X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू Q। इसको हम एक नंबर रिजल्ट मान लेंगे। अब इस नंबर ऑफ S में X प्लस Y प्लस Z के जगह पर जब हम क्यूब लिख देंगे तो Q प्लस Q यानी 2 क्यूब हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ S अब हमारा 2 क्यूब हो गया। अब आगे जब भी हम नंबर ऑफ S लिखेंगे, नंबर ऑफ S कितना, तो 2 क्यूब लिखेंगे। यह शेडेड रीजन B डैश
इंटरसेक्शन सी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, यह शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन में यह वाला शेडेड रीजन मिला दे तो इस शेडेड रीजन के बराबर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यू। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश हम निकालेंगे। किस फार्मूला का यूज करेंगे? इस फार्मूला का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला नंबर ऑफ ऊपर वाला इंटरसेक्शन नीचे वाला बाय नंबर ऑफ नीचे वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऊपर वाला इंटरसेक्शन नीचे वाला बाय नंबर ऑफ नीचे वाला। नंबर ऑफ ऊपर वाला x है, x, और नंबर ऑफ यह नीचे वाला x प्लस क्यू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश x बाई एक्स प्लस क्यू। लेकिन क्वेश्चन में जो बात दिया हुआ था उसके अनुसार हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश 1/10 दिया हुआ था। इसका अर्थ है x बाई एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, x लेफ्ट साइड शिफ्ट किए, 9 राइट साइड शिफ्ट करने पर इतना मिला, इसको हम 2 नंबर मान लिए। चूंकि इस शेडेड रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट y है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डैश, यह रीजन बी इंटरसेक्शन सी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डैश इस फार्मूला का यूज करके लिखे। ठीक है, पहले तो यह क्वेश्चन में दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डैश 1/12, लेकिन इस फार्मूला का यूज करके इस प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ ऐसे लिखे, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी डैश वाई और नंबर ऑफ एस 2 क्यूब लिख दिए। 2 क्यूब को राइट साइड ले गए, y मिला q/6, इसको हम 3 नंबर मान लिए। शुरू से यहाँ पर कुछ गलती लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर Q नहीं होना चाहिए, यहाँ पर Z था, गलती से हम Q लिख दिए थे, यहाँ पर Z होगा, इसको चेंज कर देते हैं। 2 से x का यह वैल्यू और 3 से y का यह वैल्यू एक नंबर में x और y के जगह पर लिख दिए, तो z इतना हो जाएगा। जोड़ घटाव करने के बाद z मिला इतना, दोनों तरफ 2 क्यूब से भाग देने पर z/2 क्यूब 13/36। z क्या था? नंबर ऑफ c के बराबर, और 2 क्यूब क्या है? नंबर ऑफ s। लेकिन नंबर ऑफ c बाई नंबर ऑफ s या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ c 13/36 हो गया।